पिछले वीडियो में मैंने प्रेशर इन लिक्विड एप्लीकेशन के चलते हुए हिस्से में सरफेस पर लिक्विड का बिहेवियर, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, एडिशन एंड कोहेजन प्रॉपर्टी मैंने बताया था। आज के इस पीवी लॉग प्रेशर के आखिरी हिस्से में ये बताता हूँ कि लिक्विड में फ्लो किस तरह के होते हैं और प्रेशर एप्लीकेशन इन गैस मीडिया क्या होता है। माय नेम इज़ राहुल रगारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आज प्रेशर का आखिरी हिस्सा, फोर्थ पार्ट आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि अब तक मैंने जितने भी इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल नॉलेज को मैंने जिस स्टाइल से पढ़ा है, उन सारी बातों को इस चैनल के जरिए आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। जो लोग इस चैनल पर नए विजिट किए हैं एंड इस वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं, मेरी आपसे विनम्र विनती है कि प्रेशर के पहले 3 हिस्सों को आप ज़रूर से देखें, तभी आपको प्रेशर का आज का ये हिस्सा समझने में आपको मदद मिलेगी। चलिए बिना समय गवाए इस प्रेशर की कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने विस्कोसिटी की बात किया था, जिसमें लेयर्स में फ्लोइंग रेजिस्टेंस शामिल था। अब उस रेजिस्ट शब्द को भूल जाइए इस पीवी लॉग के लिए और केवल फ्लोइंग पर ही आप जो है वो कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अब यहाँ पर पाइप या फिर स्पिंडल वाले वाल्व या फिर टैप पर अगर मान लीजिए कंसिडर करें, तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द वाटर टैप? ऑब्वियसली आपका आंसर रहेगा कि हम पानी को पीने के लिए, कंज्यूम करने के लिए या फिर अपने डेली यूज़ करने के लिए हम जो है वो वाटर को डिस्पेंस करते हैं। तो वो जो हम टैप को खोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं या फिर फ्लिप टू ओपन करते हैं, मेरी आपसे सलाह ये है कि आप उसको जो है उस टैप को एंटी क्लॉकवाइज धीरे से आप जो है वो ओपन कीजिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? आइए मैं आपको इस चीज़ के बारे में समझाता हूँ। ये जो मेरा बनाया हुआ फिगर आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये एक टैप है। ऑब्वियसली ये दिख ही रहा है कि पानी का नल है। तो अगर मैं इसके अंदर के स्ट्रक्चर को जूम करके अगर इसका क्रॉस सेक्शन आपके सामने पेश करूं, तो एज्यूम कीजिए कि इस टैप को हल्का सा घुमाया धीरे से, तो इस छोटे क्रॉस सेक्शन पे मान लीजिए वाटर का एक मॉलिक्यूल है, मैं रेड कलर का अभी एज्यूम कर रहा हूँ, जिसकी वेलोसिटी मान के चलिए कि 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड समथिंग कुछ है। क्या वाटर एक ही मॉलिक्यूल से बना होता है? नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। तो कई सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है। तो उनमें से कोई 3 मॉलिक्यूल मान के चलिए, जिसमें रेड के साथ साथ मैं कुछ और कलर ले रहा हूँ, मान लीजिए ब्लू और ग्रीन में ले रहा हूँ। तो उस मॉलिक्यूल में उसी पॉइंट में, जैसे आप इस सेक्शन में रेड पॉइंट को देख रहे हैं, उसी पॉइंट में ब्लू और ग्रीन मॉलिक्यूल की भी वेलोसिटी रेड की तरह 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। अब लिक्विड तो मोशन में है, तो पीछे वाले मॉलिक्यूल्स धकेलने की कोशिश करेंगे। एंड एज वी नो, वाटर एग्जिबिट्स द एडिशन प्रॉपर्टी एट द सरफेस। तो वो इसी में मान लीजिए बी सेक्शन अज्यूम कर रहा हूँ मैं, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेफ्ट से थोड़ा बड़ा है। तो इस सेक्शन के पॉइंट में वो लेफ्ट पॉइंट से ट्रेवल करके आया हुआ रेड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इस पॉइंट में कम हो जाएगी। सिर्फ रेड मॉलिक्यूल के लिए ही नहीं, ब्लू और ग्रीन मॉलिक्यूल की भी रेड मॉलिक्यूल की जितनी वेलोसिटी है, उसी राइट सेक्शन में ब्लू और ग्रीन की भी वही वेलोसिटी होगी, जिसकी कोई भी फिक्सिशियस रिड्यूस्ड वेलोसिटी इस वेबसाइट मीडिया के स्क्रीन में मेंशन किया हूँ। तो वो किसी एक पॉइंट को पार करने वाले सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अगर मान लीजिए वो एक जैसी हो और वो एक ही डायरेक्शन पर अगर मान लीजिए फ्लो कर रही हो, तो उस फ्लो को स्ट्रीमलाइन या फिर स्टेडी फ्लो कहते हैं। यहाँ पर मैंने स्ट्रीमलाइन फ्लो में स्ट्रीमलाइन कहा है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी और डायरेक्शन से ही काम नहीं होगा, बल्कि एक पाथ के हर एक पॉइंट में टेंजेंशियली जाना चाहिए। ये फ्लूइड फ्लो में टेंजेंशियल मोशन करने वाले को स्ट्रीमलाइन कहते हैं। अगर वो लिक्विड के मॉलिक्यूल टेंजेंशियल मोशन फॉलो नहीं करते हैं, तो वो किसी दूसरे लिक्विड पाथ को इंटरसेक्ट करेंगे। इसका नतीजा क्या होगा? एट द सेम पॉइंट लिक्विड के हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी एक दूसरे से अलग रहेगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी एक दूसरे के विपरीत होंगे। इस कंडीशन में लिक्विड के फ्लो को टर्ब्यूलेंट फ्लो कहते हैं। तो इसका मतलब हम पानी के नल के स्पिंडल को धीरे धीरे खोलें तो पानी का फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है, और स्पिंडल को तेजी से अगर घुमाएं तो उस नल के पानी का आउटपुट टर्बुलेंट फ्लो होता है। फ्लूइड की वेलोसिटी ज़रूरी नहीं है कि किसी एक चैनल से गुजर रहा है, वो फ्लूइड के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसकी विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन पर। तो इन सब को देखते हुए शोधकर्ताओं ने एक निश्चित वेलोसिटी का निजात किया, जिसे क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। अगर इस क्रिटिकल वेलोसिटी से लिक्विड मॉलिक्यूल वेलोसिटी कम हो जाती है, तो वो लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन कहलाएगा, अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। आसान शब्दों में
जो फ्लूइड स्ट्रीमलाइन के अलावा कुछ भी लॉस को ओबे कर रहा है तो उसे टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट अबाउट द स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब हम ऐसा लिक्विड ले लेते हैं जिसके मॉलिक्यूल्स ना तो वो एक्सपैंड होते हो और ना तो वो कॉम्प्रेस होते हो, जिसकी डेंसिटी बार बार चेंज ना होकर वो कांस्टेंट ही रहे एट एवरी सिचुएशन। तब उस कंडीशन में वो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहलाता है। मैं इस तरह के फ्लूइड को क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, लेट मी शो यू। सो ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड स्थिर तरीके से फ्लो होता है ऐसे क्रॉस सेक्शन में जो नॉन यूनिफॉर्म हो। बोले तो किसी भी फिक्सिशियस पॉइंट पर क्रॉस सेक्शन एक जैसा ना हो, तो हर सेक्शन के पॉइंट पर वो क्रॉस सेक्शन एरिया और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का प्रोडक्ट हर पॉइंट पर एक जैसा होगा। दैट मीन्स एज द फिगर दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, जिस समय में सेक्शन 1 के पॉइंट पर एरिया और उसमें मॉलिक्यूल फ्लो होने वाली वेलोसिटी का प्रोडक्ट उसी समय में दूसरे सेक्शन पर उसके एरिया और उसके वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो हर जगह एक जैसा रिजल्टेंट आ रहा है, दैट मीन्स सभी एरिया और वेलोसिटीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। नोटिस करना कि यहाँ पर वेलोसिटी कहाँ, यानी इस फिगर को गौर से देखिए जो जूम इन करके एक सेक्शन को बता रहा हूँ। सेक्शन 1 का स्टार्टिंग पॉइंट से उसी सेक्शन 1 के एंडिंग पॉइंट तक उस समय में कितना डिस्टेंस तय किया उसी सेम टाइम पर। एंड द सेम स्टोरी गोज टू सेक्शन 2 एज वेल। ये इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहलाता है। नाउ दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ फ्लूइड फ्लो। और महज इतने में ही बात खत्म नहीं हो जाती है, इस चीज़ की खोज बढ़ती चली गई और तब 1738 में स्विट्जरलैंड के मैथमेटिशियन डैनियल बर्नौली ने लिक्विड्स के लगातार फ्लो होने की विधि को खोज निकाला। सेम वही इनकम्प्रेसिबल लिक्विड हमने कंसिडर किया है, सेम वही स्ट्रीमलाइन फ्लो कंसिडर कर रहा हूँ मैं हर एक पॉइंट पर। तो उस सेक्शन पर जनरेट होने वाला प्रेशर, उस वॉल्यूम पर जनरेट होने वाली पोटेंशियल एनर्जी और उसी वॉल्यूम पर जनरेट होने वाली काइनेटिक एनर्जी का कुल जोड़ हर एक पॉइंट पर एक जैसा होगा। दैट मीन्स प्रेशर एनर्जी दैट इज P प्लस हाफ रो V स्क्वायर जो कि उस सेक्शन पर जनरेट होने वाली काइनेटिक एनर्जी है, और रो GH उसी वॉल्यूम पर जनरेट होने वाली पोटेंशियल एनर्जी है। इन प्रोडक्ट्स का कुल टोटल जो होगा वो कांस्टेंट के बराबर होगा। इसी फ्लूइड मैकेनिक्स के कंप्लीट इक्वेशन को ही बर्नौलीज थ्योरम कहते हैं। ये इक्वेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए सैद्धांतिक इक्वेशन है। इसे ही आइडियल फ्लूइड्स का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सिद्धांत कहते हैं। मैं यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं बता सकता बिकॉज आई नो वेरी वेल दैट प्रेशर इन गैसेस का पार्ट है, पर मैंने उसे 11th क्लास में हीट चैप्टर में प्रॉपरली पढ़ा था। सो ये ड्यू रहा। डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो हीट चैप्टर में मैं बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने अपने पहली सीरीज़ के पीवी लॉग, अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट और इसी बेसिक सीरीज़ के अंदर ग्रेविटेशन चैप्टर में एटमॉस्फेयर और इकोसिस्टम के बारे में आपके सामने बात रखी थी, हम सब उसी इकोसिस्टम के अंदर घिरे हुए हैं। हमारे आसपास की चीज़ें सही तरीके से जो है वो चल पा रही हैं, हम आसानी से हम जो है वो सांस ले पा रहे हैं। सूरज के घूमने वाले रवैये के कारण पृथ्वी भी गोल गोल घूमती है। उसी के कारण पृथ्वी की ग्रेविटी जनरेट हो रही है और उसी के कारण एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट हमारी सूरज की हार्मफुल किरणों से हमारी रक्षा कर रहा है। इकोसिस्टम पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मौजूदगी हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही है। उसी के कारण तो हम ज़मीन में जिंदा है। इस चीज़ को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। पेड़ पौधों का सांस लेना और छोड़ना और हमारे लिए खाना बनाना, व्हाट वी कॉल द फोटोसिंथेसिस, हमारा सांस लेना और छोड़ना, व्हाट वी कॉल द रेस्पिरेशन, और इस वेबसाइट मीडिया में अपनी वजनदार आवाज़ अंदर से जनरेट करके आपको एक्सप्लेन करना, दैट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो वर्टिकल कॉलम जो क्रॉस सेक्शन पर जितनी ऊंचाई होगी उतनी ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होगी। इस चीज़ की खोज 1600 के समय में एक जर्मन फिजिसिस्ट और पॉलिटिशियन ऑटो वॉन गैरिक ने निजात की थी। इन्होंने उसी वर्टिकल कॉलम में मर्क्यूरी लिक्विड डालकर उसे स्केल में नापा। उसमें ज़मीन के अंदर पानी का लेवल, जिसे हम सी लेवल कहते हैं, एक निश्चित 45 डिग्री लैटिट्यूड में खड़े होकर लोअर स्केल में उन्होंने कुछ नंबर्स एज्यूम किए थे, और वो मर्क्यूरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 76 सेंटीमीटर में बार बार आकर रुक रहा था। उन्होंने उस वर्टिकल कॉलम को बहुत ज़्यादा हिलाने डुलाने की भी कोशिश की, लेकिन स्टिल वो अभी भी 76 सेंटीमीटर पे आकर रुक रहा था।
0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मर्क्यूरी का 76 सेंटीमीटर कैप्चर करना, इसका मतलब ये है कि वो इतने तक वो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर जो है वो दबाव डाल रहा है। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू को निजात करने के लिए एक इटालियन फिजिसिस्ट इवेंजेलिस्टा टॉरिसेली ने एक ऐसा वर्टिकल कॉलम बनाया जिसे उन्होंने बैरोमीटर नाम दिया। करेंटली इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेट एविडेंस, तमाम साइंसदानों ने ये पाया कि जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ही है, जो कि आसान भाषा में 760 mm ऑफ Hg 0 डिग्री सेंटीग्रेड में होती है। ऐसा नहीं है कि सेंटीमीटर ऑफ Hg ही एक यूनिट होती है, और भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट्स होती है, जैसा आप अभी इस वेबसाइट मीडिया की स्क्रीन में देख रहे हैं। पास्कल, बार, मिलीबार, टॉर और एटमॉस्फेयर भी होती हैं, जो कि मर्जी मुताबिक अलग अलग एप्लीकेशंस पे इस्तेमाल किया जाता है। इसी बैरोमीटर की मदद से ज़मीनी स्तर पर हम मौसम का अनुमान लगा सकते हैं। बैरोमीटर की रीडिंग अगर तेज़ी से गिर जाता है, इसका मतलब बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे गिर रही है, ये चीज़ बारिश की स्थिति को दर्शाता है। गिरने के बाद धीरे धीरे करके वो उठता है बैरोमीटर की रीडिंग और परफेक्ट लेवल पर आता है, तो वो ये बताता है कि मौसम साफ सुथरा रहेगा। और आसमान से तो सैटेलाइट तो बताता ही रहता है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से इस इंफॉर्मेशन की फीड डायरेक्टली जो है वो देता रहता है। अब सरफेस टेंशन जो पिछले हिस्से में मैंने बताया था, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया है, तो एक पतले से ट्यूब को ले लेते हैं जो पेन जितना बराबर है, और उसका ओपन का सिरा अगर थोड़ा सा अगर मान लीजिए छेद करके, अगर मान लीजिए एक ऐसा वो वर्टिकल कॉलम की तरह बिहेव करे, और अगर मैं एक पानी के टब में, अगर मैं मान लीजिए एक कंटेनर में अगर मान लीजिए उसको वर्टिकली डिप करता हूँ, तो ट्यूब के अंदर का जो लिक्विड का लेवल होगा वो कंटेनर के लेवल से ऊपर या नीचे होता रहता है। उसके अलावा उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड सरफेस जो है वो कर्व होता रहता है। वो कर्व सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। इसे कैपिलैरिटी कहते हैं। नोटिस करना कि यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का गिरना या उठना या फिर उसका शेप बदलना का, इसका मतलब वो लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर भी निर्भर करता है। मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों फिगर्स को गौर से देखिए। अगर इस कंटेनर में पानी रखा हुआ है तो कैपिलरी ट्यूब डिस्पेंस करने पर, एज यू कैन सी इन द फिगर दैट आई हैड ड्रॉन, ना सिर्फ उस ट्यूब में लिक्विड लेवल रेज होगा, बल्कि उसके अंदर लिक्विड सरफेस कॉनकेव शेप बनाएगा, और उसके साथ साथ कैपिलरी के वॉल में एक्यूट एंगल भी बनाएगा। लेकिन अगर उस कंटेनर में पानी की जगह अगर मर्क्यूरी भर देते हैं, एज आई हैड रिप्रेजेंटेड इन द राइट फिगर, तो उस ट्यूब का लिक्विड लेवल कंटेनर के सरफेस लेवल से नीचे होगा। इसके साथ साथ ट्यूब का सरफेस लेवल कॉन्वेक्स शेप में आ जाएगा। कॉन्वेक्स बोला, इसका मतलब क्या होगा कि कैपिलरी ट्यूब और सरफेस टेंजेंशियल एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज में होगा। तो ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का असेंड और डिसेंड होना, उसके नतीजे में एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होना, ये भी कैपिलरिटी का नतीजा होता है। अगर मैं कैपिलरिटी प्रिंसिपल का डेली लाइफ में उदाहरण की बात करूँ, तो फाउंटेन पेन में स्याही भरने के लिए हम ड्रॉपर का इस्तेमाल करते हैं। हमने ड्रॉपर को दबाया, इंक बॉटल से वो इंक एक्सट्रैक्ट हुआ, और उसी भरे हुए ड्रॉपर को फाउंटेन पेन में दबाकर इंक को रिलीज़ कर दिया। देन योर फाउंटेन पेन इज़ गुड टू गो टू राइट ऑन द पेपर। ये कैपिलरिटी का एग्जाम्पल है। रात में जलने वाले लालटेन के अंदर तेल का विक, जिसके कारण उजाला करता है, पेड़ के पत्तों के ज़रिए पूरे पेड़ में पानी और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है, ये भी कैपिलरिटी की वजह से होता है। दिस इज़ ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ द कैपिलरिटी एक्शन। तो ये रही बेसिक फिजिक्स 7वें चैप्टर में 4 हिस्सों के अंदर जनरल नॉलेज के हिसाब से इस प्रेशर चैप्टर की संक्षेप में पूरी कहानी। रोज़मर्रा में किसी भी चीज़ पे अच्छा दबाव डालने की वजह से हम जो है वो सही काम कर पाते हैं, बिकॉज फिजिक्स टेल्स अबाउट द नंबर एंड नंबर्स वोंट लाई। अगर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन अगर करोगे तो नेगेटिवनेस आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। असल में ये टॉपिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, बट बेसिक फिजिक्स के अंदर सभी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स और अदर ग्रेजुएट्स भी फर्स्ट ईयर में ये चीज़ जो है वो पढ़ते हैं। बट बेसिक इंजीनियरिंग में हर इंजीनियरिंग स्ट्रीम और अदर ग्रेजुएट्स के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी इंजीनियर की बातों को मजाक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो कभी ना कभी समाज की भलाई ज़रूर करके जाता है। #respect engineers।
दैट्स द बेस्ट थिंग वी हैव। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। ये था बेसिक फिजिक्स का चैप्टर 7 प्रेशर की पूरी कहानी। अगले हिस्से में बेसिक फिजिक्स का नया अध्याय लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रीच बढ़ाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आपके लिए है, जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल कीजिए। खुशियाँ फैलाइए, अफवाह नहीं। दिस वॉज राहुल रगारे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।